अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा जी, रेवेन्यू रीकैप से तो तंग ही आ गए यार आप लोग, है ना। रेवेन्यू 5 स्टेप्स हैं। चले फाइलें खोलने तक बता दूं ना। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की 5 शर्तें हैं, पांचों पूरी हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। क्या क्या? दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर लिया हो, राइट्स पता हो, पेमेंट टर्म्स एग्री हो गई हो, कमर्शियल सब्सटेंस हो और प्रोबेबल हो के पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद स्टेप 2 है जिसमें ये पहचानना है कि हमने वादा क्या किया है। तो जो वादा किया है वो गुड और वो सर्विस है जो हमने बेचनी है। अगर एक ही वादा है तो बस वो एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अगर एक से ज़्यादा हैं तो उन सब को अलग अलग कहेंगे। अगर 2 बातें हैं, एक उनकी अपनी बाय नेचर पहचान है यानी अलग अलग बेचा जाता है, और दूसरा अगर उनकी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी पहचान बाकी रहे। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहचान तब बाकी नहीं रह पाएगी अगर आपस में वो इतना रच बस जाएं कि वो एक कंबाइंड आउटपुट बन जाएं, तो पहचान बरकरार नहीं रहेगी। या फिर एक किसी दूसरे को बदल दे, या फिर आपस में हाईली इंटर रिलेटेड हो, तो फिर पहचान बरकरार नहीं रहती। अदरवाइज ये अलग अलग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। फिर इनकी ट्रांजैक्शन प्राइस है। ट्रांजैक्शन प्राइस वो अमाउंट है जो तय हुई है, प्लस माइनस कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, जिनमें एक एडजस्टमेंट अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए है, वो है वेरिएबल कंसिडरेशन। उसमें हम या तो अनसर्टन अमाउंट को हाईली प्रोबेबल वाली फिगर लेते हैं या समेशन पी एक्स लेते हैं। फिर एक एडजस्टमेंट होती है डिस्काउंटिंग की, और या तो पैसे पहले आ गए होते हैं तो हमने लोन लिया है, पैसे बाद में आए हैं तो हमने लोन दिया है। डिस्काउंट रेट जो ट्रांजैक्शन में होना चाहिए था इंटरेस्ट वो है, नहीं तो मार्केट रेट भी चल जाएगा, नहीं तो उनका आपस का जो इम्प्लिसिट रेट बनता है वो भी चल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट सवाल में अगर 1 साल से ज़्यादा का क्रेडिट पीरियड आ गया, 1 साल से ज़्यादा, तो उसमें लोन इन्वॉल्व है। हमने पैसे पहले ले लिए तो लोन है, लायबिलिटी है और इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा, और कंपाउंडेड अमाउंट रेवेन्यू है। अगर पैसे हमने डिले कर दिए तो फिर हमने लोन दिया है, एसेट है, इंटरेस्ट इनकम बनेगी और डिस्काउंटेड अमाउंट रेवेन्यू होगा। फिर इसके बाद कंसिडरेशन थी, नॉन कैश कंसिडरेशन। फिर एक था कंसिडरेशन जो कस्टमर को पे हो रही है, और चौथा स्टेप था इनको एलोकेट करना, और 5वां स्टेप पढ़ना शुरू किया था। उस 5वें स्टेप में अभी सिर्फ इतना बताया था कि कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है, उसकी कुछ मिसालें हैं, और या तो पॉइंट इन टाइम ट्रांसफ़र होता है या ओवर द पीरियड। एट अ पॉइंट इन टाइम ट्रांसफ़र होता है कि ओवर द पीरियड ट्रांसफ़र होता है। इसका फैसला करने के लिए अब आगे चलते हैं। इसका फैसला करने के लिए कुछ फैक्टर्स देखने होते हैं। उम्मीद कम है कि आपको इस पे उलझाया हो, काफ़ी कम उम्मीद है मुझे, ये बताया ही होता है, लेकिन फिर भी इसको हम कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है एट अ पॉइंट इन टाइम या ओवर टाइम? इसके लिए आप आइए लेक्चर नोट्स में पेज 5 पे ये लाइनें याद करिएगा, आप एमसीक्यूज में भी काम आ सकती हैं, और ये जो 3-3, 4-4 नंबर के साथ थ्योरी के पार्ट हो रहे हैं उनमें भी आ सकती हैं। 3.2 3 बुलेट पॉइंट लिखे हुए हैं, ये 3 आपने याद करने हैं। समझा देता हूं मैं, और ये जो डब्बे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये मैंने सीफैप से इस दफ़ा डाले हैं। लास्ट टाइम FAR 1 तक मैं नहीं पढ़ाता था ये, लेकिन अब मैंने इसमें मजीद डाल लिए एहतियातन। पेज 5 पे हेडिंग 3.1, एट अ पॉइंट इन टाइम तब होगा अगर ओवर टाइम नहीं है तो। 3.2 कैसे पता चलेगा कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम? इसके लिए फॉलोइंग क्राइटेरिया में से कोई एक भी मीट हो गया, इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज मेट, तो फिर ओवर टाइम है। पहला क्राइटेरिया, ये सर्विसेज के केस में ही होगा नॉर्मली, गुड्स के केस में भी हो सकता है। जैसे एक
बिजनेस ने कस्टमर से एग्री किया कि हम आपको हर रोज 50 रोटियां सप्लाई किया करेंगे, और ऑफिस है वो अपने एम्प्लॉयज़ को लंच देता है, हम आपको हर रोज 50 रोटियां सप्लाई किया करेंगे, पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पूरे साल में 50 इंटू जितने भी दिन हैं, टोटल इतनी रोटियां प्रोवाइड करनी है, या लेट से बिरयानी के डब्बे या खाने के कोई भी बॉक्सेस, वो सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसमें पूरे साल में कितने बने वैसे? 50 इंटू 360, जितने मर्जी कर लें यार, एक नंबर बता दें मुझे। 14,000। हमने पूरे साल में 14,000 मील्स ये उस क्लाइंट को देने हैं, हर रोज 50-50 करके। अब जो जो हर रोज उनको पहुंचता जा रहा है वो खाते जा रहे हैं, यानी जो जो हम डिलीवर करते हैं वो साथ साथ कंज्यूम करते जा रहे हैं। ये पहले बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस देनी है कस्टमर को, अगर वो एक सीरीज की शक्ल में है और जैसे जैसे डिलीवर करते जाएंगे कस्टमर उनको कंज्यूम करता जाएगा, तो ये पहला बुलेट पॉइंट है। तो फिर सूरत में क्या होगा? ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई ओवर टाइम। इसकी मिसाल में सर्विसेज जो मैंने ब्रैकेट में भी लिखी हुई है, क्लीनिंग सर्विसेज हैं, हर रोज आके सर्विस करके चले जाते हैं, तो बस ठीक है, हर रोज की सर्विस रेंडर होती जा रही है, तो इसका मतलब होगा कि ये ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम। पहला बुलेट पॉइंट ओके। दूसरा बुलेट पॉइंट, क्लाइंट को हमने एक बिल्डिंग बना के देनी है, प्लॉट उसी क्लाइंट का ही है। अब हमने सारी कंस्ट्रक्शन करके देनी है। हम प्लॉट उठा के ले आएंगे और बिल्डिंग बना के वापस जाके रख देंगे? नहीं, हम उसी की ज़मीन पे, उसी का एरिया है, रिस्ट्रिक्शंस, सिक्योरिटी सारी क्लाइंट की, हम जाया करेंगे, सामान लेके वहाँ कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे, 8-10 महीने, साल, 2 साल, 3 साल में बिल्डिंग कंप्लीट कराएंगे। जब वो बिल्डिंग आधी अधूरी भी होगी तो वो किसकी होगी? वो कस्टमर ही की होगी। हम वो बिल्डिंग जितनी बनाई है उठा के वापस नहीं ला सकते, या वो ये भी नहीं कह सकता कि अब नहीं चाहिए उठा के वापस ले जाओ। वो उस पूरे पीरियड में कस्टमर ही का एसेट बन रहा है और वही उसको कंट्रोल कर रहा है। ये दूसरा बुलेट पॉइंट है कि अगर हम कोई एसेट बना के दे रहे हैं ओवर 2-3 साल, जो कस्टमर ही के पास रहेगा और हम बस जाके बना रहे हुआ करेंगे, तो ये दूसरे बुलेट पॉइंट में फॉल करेगा। तो उसकी मिसाल है कंस्ट्रक्शन हम बिल्डिंग की करके दें तो। अच्छा, एक है कि अगर कस्टमर के पास वैसे फिजिकली पड़ा हो, जैसे फर्नीचर वो ऑर्डर पे बनवा रहा है, तो हम जाके उसी की ऑफिस प्लेस में फर्नीचर जाके बना, रोज जाते हैं लकड़ी के पीसेस लेके और सर्विस देके, कुछ 2-4-6 महीने में हम फर्नीचर उसको पूरा बना दे आते हैं। लेकिन अगर वो फर्नीचर उसको पसंद नहीं आया और या हमने सही नहीं बनाया, वो कहेगा ले जाओ उठा के वापस, तो फिर वो पड़ा वहीं पे हुआ है, लेकिन वो कस्टमर का नहीं है। कस्टमर कब एक्सेप्ट करेगा? जब कंप्लीट होके उसकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक उसको मिल जाएगा। तो फिर ये दूसरी मिसाल नहीं थी। दूसरी मिसाल है उसी का एसेट है, उसी के पास रहेगा और बीच में अधूरा छोड़ भी दिया तो वो अपने पास ही रखेगा, हमें नहीं कहेगा उठा के ले जाओ, ये उसी का ही होगा। अच्छा, इसी की एक और मिसाल बताता हूँ। अगर कस्टमर के पास ही जाके हम फर्नीचर बना रहे हैं और उसी ने बस हमें कहा था हमें इस डिज़ाइन का फर्नीचर चाहिए, तस्वीरें दिखा दी, इस डिज़ाइन का फर्नीचर चाहिए, हम उसी के पास जाते हैं, सामान लेके वहीं जाकर वहीं बना के रोज़ काम आधा छोड़ के आ रहे होते हैं। अगर बीच में हमें जो हम बना रहे थे एक और अर्जेंट, अच्छा इस कस्टमर से तय था कि 3 महीने में बना के देंगे, जो वहां जाकर हम उसको फर्नीचर बना के दे रहे थे, कोई एक अर्जेंट ऑर्डर आया बड़ा ज़रूरी, और हमारे कस्टमर को 3 महीने से पहले, क्या बोला था मैंने, 3 महीने 4 महीने 3 महीने, उससे पहले कोई अर्जेंसी भी नहीं है, उसको बस 3 महीने में चाहिए। अगर बीच में कोई अर्जेंट ऑर्डर आया तो हम वहीं जो बना बनाया फर्नीचर आधा अधूरा था वो उठा के कहीं और ले जाएंगे, वहां पर उस अर्जेंट ऑर्डर को पूरा करके आएंगे, इधर लाके और सामान लाके फिर बनाना शुरू कर देंगे। कस्टमर को इस पर कोई एतराज नहीं हुआ। क्यों? उसको 3 महीने बाद फर्नीचर पूरा चाहिए। तो अब बेशक वो उसी की प्लेस पे बन रहा था, लेकिन क्या वो उसके कंट्रोल में था? नहीं। तो फिर ये दूसरा बुलेट पॉइंट इस मिसाल में नहीं फिट हो रहा। मैंने 2-3 मिसालें दी हैं, इस दूसरी मिसाल में दूसरा पॉइंट नहीं फिट हुआ, क्योंकि वो फर्नीचर उसके कंट्रोल में तो रहा ही नहीं, वो तो हमने उठा के किसी और को दे दिया, उसके लिए लाके और बनाना शुरू कर दिया, तो उसका तो कंट्रोल ही नहीं था, कंट्रोल ही हमारा था। तो इसकी मिसाल बेस्ट वही बनती है कि हम उसी की जगह पर एक बिल्डिंग बना के दे रहे हैं
और वो उसी ही की बिल्डिंग है, हम वो उठा के किसी और को नहीं दे सकते, वो उसी के कंट्रोल में ही रहेगी। ये दूसरी पॉइंट की मिसाल बनती जी। वो अलग बात है, वो उसका हक है, वो उसका हक है। लेकिन अगर हमसे वो मुतमईन नहीं हुआ तो फिर नहीं, पैसे बेशक नहीं देगा। वैसे तो पैसे देने ऐसे नहीं, पैसे ऐसे नहीं रोक लेगा वो, उसके लिए भी टर्म्स तय होंगी। बाकी बिल्डिंग का क्या करेगा? कोई और बंदा बाद में लाएगा, सारी बिल्डिंग बना के जीरो से काम शुरू करेगा? नहीं ना, वहीं से आगे चलेगा ना, कुछ चेंजेस करेगा। तो इसका मतलब वो बनी बनाई अधूरी बिल्डिंग उसी की है, क्लाइंट की। सर जी, अगर जैसे अब ये हाउसिंग सोसाइटीज का सिस्टम है, वहाँ पे वो लोग जो प्लॉट कंस्ट्रक्ट करते हैं और आप पहले उनको सिर्फ पेमेंट्स देते रहते हो साथ 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 साथ, तो इसकी भी ना वो आगे इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स में आएगा जिक्र। अभी जो पढ़ने को कहूँगा ना उनमें है कि वो जो हाउसिंग स्कीम्स में हो रहा है वो क्या हो रहा है। ठीक है सर। दूसरा बुलेट पॉइंट जी, और वो कह रहा है कि ये सामान मैं आपको इसी के लिए दे रहा हूँ यहीं पर, हाँ फिर वो कंट्रोल उसी का है। यानी अगर हम अपनी मर्जी चला सकते हैं तो फिर हमारा कंट्रोल है, नहीं चला सक रहे तो उसका कंट्रोल है। नहीं नहीं, वो कह रहा है कि जैसे जैसे बनता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है, वो कस्टमर का ही है। एज इट इज क्रिएटेड और एनहेंस्ड, बने बनाए को और बेहतर कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं वो कस्टमर ही का है। तीसरा, ये अभी जो मैंने मिसाल दी थी ये उससे मिलती जुलती ही मिसाल है कि कस्टमर की प्लेस पे जाके हम उसको एक स्पेशल किस्म की मशीन बना के दे रहे हैं। बेशक वो जो मशीन उसको बना के दे रहे हैं वो हम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, हम मशीन उठा के कहीं और ले जाए बेशक, लेकिन वो है ही उसी के काम की, वो मशीन है ही कस्टमर के काम की, हमारे काम की वो है ही नहीं। हम किसी और कस्टमर को बेच ही नहीं सकते, वो है ही कस्टमर का स्पेसिफिक डिजाइन। और उर्दू वाला, ये जरूरी है, उर्दू वाला और जितना काम हो चुका उसके ऊपर जो खर्चा हो चुका एज पर एग्रीमेंट, हमारा वो खर्चा प्लस रीजनेबल प्रॉफिट, पैसे लेने का हक भी बनता जा रहा है। ये मिसाल आखिरी दोबारा सुने, जो कस्टमर के पास हम काम करके दे रहे हैं उसको एक मशीन बना के दे रहे हैं, बहुत स्पेशल किस्म की मशीन है, AFC के पेपर चेक करने वाली, वो तो खैर सॉफ्टवेयर हो गया ना। तो हम चलो सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, कस्टमर को हमको बहुत स्पेशल डिज़ाइन का एसेट बना के दे रहे हैं। अगर वो कस्टमर नहीं लेता, वो एसेट मुकर जाता है बाद में, तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट हमारा हक है कि जितना हमारा खर्चा लगा होगा प्लस रीजनेबल प्रॉफिट, ये ज़रूरी है, प्लस रीजनेबल प्रॉफिट। अगर हम उससे पूरा कर सकते हैं तो फिर ये ओवर टाइम। तीसरा बुलेट पॉइंट पढ़े ना, तीसरा बुलेट पॉइंट, The entity's performance does not create an asset with an alternative use to entity। हम एंटिटी हैं, हम जो चीज बना रहे हैं वो हमारे किसी और काम की नहीं है, ये मतलब है इस बात का। एंड the entity has enforceable right to payment for performance completed to date। और ये अगले डब्बे में लिखा हुआ मैंने कि जो पेमेंट है ये कम से कम खर्चा प्लस रीजनेबल प्रॉफिट होनी चाहिए। बुलेट पॉइंट 3, तीनों बुलेट पॉइंट्स दोबारा सुने। अगर हम कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं और वो इस तरह की हैं कि इन तीन में से कोई एक बात में फॉल कर जाए तो ओवर टाइम है, और अगर किसी एक में भी फॉल ना करें तो एट अ पॉइंट इन टाइम। एट अ पॉइंट इन टाइम का मतलब है कि जब मुकम्मल हो जाएगी चीज और अब कस्टमर के हवाले होगी तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी, ये एट अ पॉइंट इन टाइम का मतलब है। अब ये तीन क्या है जिनमें से कोई एक भी पूरी हो जाए? एक है कि हम कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज साथ साथ डिलीवर करते जा रहे हैं और वो उनको इस्तेमाल करने के काबिल होता जा रहा है, तो फिर ये ओवर टाइम है। इसकी मिसाल, हम कोई चीज़ जो सीरीज़ में दे रहे हैं, गुड्स भी हो सकती हैं जैसे मैंने खाने की मिसाल दी थी, सफाई की सर्विसेज भी हो सकती हैं, जिम सर्विसेज हो सकती हैं, तो वो हर रोज़ कस्टमर को सर्विसेज पहुंच रही हैं और उनको इस्तेमाल करता जा रहा है, तो ओवर टाइम है। ये पहला बुलेट पॉइंट है। दूसरा बुलेट पॉइंट ये है कि जो कस्टमर को एसेट बना के दिया जा रहा है वो उसी की जगह है और उसी के कंट्रोल में रहेगा।
वो उसको कह सकता है बाद में कि आप जाएं यहाँ से, बाकी मैं खुद देख लूँगा। ये कस्टमर के कंट्रोल में ही चीज़ अगर बन रही है, इसकी मिसाल उसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देना, ये भी ओवर टाइम है। और तीसरी मिसाल है कि हम कस्टमर के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है, किसी और कस्टमर को भी शायद नहीं बेच सकते, और अगर कॉन्ट्रैक्ट बीच में किसी वजह से टूटा, हमारी वजह से नहीं, हमारी नाअहली की वजह से नहीं कि हम काम ही फजूल कर रहे थे, वो नहीं कि हम काम भी गंदा करें और उसके पैसे भी ले आए, ऐसे नहीं, कस्टमर ही अगर कहे कि बस छोड़ दें, जाएं यहाँ से, तो जितना हमने खर्चा किया होगा प्लस रीजनेबल प्रॉफिट, अगर हमारा ये लेने का हक है तो फिर भी ओवर टाइम। ये इन 3 बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ है। ये 3 बुलेट पॉइंट्स आपने याद करने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई ओवर टाइम होने का क्या क्राइटेरिया है, तो आप ये कहेंगे कि इन 3 में से एनी वन मीट हो जाए तो ओवर टाइम है, और ये 3 अंग्रेजी में लिख के दिखाएंगे। अब ये जो डब्बे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें से पहले 2 मैं समझा चुका, पहले 2 समझा दिए। ये डब्बा पूरा बेसिकली ये तीसरे बुलेट पॉइंट को ही समझाने के लिए है। पहले 2 बुलेट पॉइंट बस पढ़ लें। तीसरे बुलेट पॉइंट का मतलब है कि हक का मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि इस दिन हम इनवॉइस कर देंगे, वो जो अनकंडीशनल राइट का रिसीवेबल बना रहे थे, जरूरी नहीं है कि रिसीवेबल बनाने का हक बन चुका हो, बस वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जब भी अगर गड़बड़ की तो जितना खर्चा हुआ होगा कोर्ट में जाके उतना खर्चा प्लस प्रॉफिट हम पूरा कर लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि उस दिन इनवॉइस रेज करेंगे, ये लिखा होना जरूरी नहीं है कि उस दिन इनवॉइस रेज होगी। अभी तक इनवॉइस डेट हो सकता आई ही ना हो, फिर भी अगर हमारा हक है कि हम कोर्ट में जाएं, अगर कस्टमर मुकरता है तो जितना खर्चा हुआ, देखें काम शुरू हो गया बिल्डिंग बनाना जनवरी में, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि हम पहली इनवॉइस अप्रैल में रेज करेंगे, तो रिसीवेबल कब बनेगा? अप्रैल में। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि फरवरी में भी अगर कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा और हम फरवरी में ही कोर्ट में जाके जितना खर्चा किया है प्लस प्रॉफिट कस्टमर से निकलवा सकते हैं, तो तीसरा पॉइंट पूरा हो रहा है। इसके लिए ऑफिशियल इनवॉइस डेट आई होना जरूरी नहीं है, ये तीसरे बुलेट पॉइंट का मतलब है। तो सर इनवॉइस डेट से पहले ही हम लोग चीजें बनाना शुरू हो जाएंगे? हाँ, हम काम तो शुरू कर देंगे, जैसे वैसे कॉलेज में तो एडवांस ही फीस आती है, लेकिन हो सकता है ऐसा हो कि कॉलेज ने स्टूडेंट से कहा हो कि आप पहले 10 दिन क्लासेस फ्री पढ़ लें, 11वें दिन फीस जमा करानी होगी, तो क्लासेस तो शुरू हो चुकी होंगी। चौथे बुलेट पॉइंट का मतलब ये है, ये मैं इनफैक्ट चौथा बुलेट पॉइंट भी बता चुका। नहीं, चौथा बताता हूं। अगर कस्टमर मुकरता है तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि कस्टमर नहीं मुकर सकता। अगर कस्टमर मुकरेगा तो हम कहेंगे नहीं तू बैठ, हम तुम्हें यहाँ मशीन बना के देंगे, हम उसे मशीन पूरी बना के देंगे, उससे पैसे लेंगे, मशीन उसके हवाले करेंगे, आप कहेंगे जाओ जो करना है कर लो। हमारा हक होगा कि हम उसको फिर भी एसेट पूरा बना के दें और उससे पैसे पूरे लें। उसके मुकरने के बावजूद भी अगर हम नहीं बाज आ रहे तो इसका मतलब हमारा हक है पेमेंट लेने का। ये चौथे बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ। और 5वें बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर हम इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पहले भी करते थे और नॉर्मली लोगों को माफ कर दिया करते थे, लेकिन हम बेशक माफ कर देते थे, हक तो है ना काम पूरा करने का, तो माफ कर देना हमारे इस हक को खत्म नहीं कर देगा। ये 5वें बुलेट पॉइंट का मतलब है।
अच्छा, एग्जाम्पल इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल 13 से लेके 17 तक ये हस्बे तौफीक हैं। और हस्बे तौफीक भी इस तरह के किसी को अगर टाइम मिले, बहुत शौक हो पढ़ने का तो पढ़े, वरना खैर है, बेशक इग्नोर करें, तो इसलिए इग्नोर ही करेंगे आप। लेकिन फिर भी अगर किसी को शौक हो पढ़ने को तो एग्जाम्पल 13 से 17 तक वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें वो हाउसिंग सोसाइटीज़ का भी जिक्र आ गया, जो फ्लैट्स बना के देते हैं उनका भी जिक्र आ गया। तो अगर कोई शौक से पढ़ना चाहे तो बेशक पढ़ ले। और इसमें हाँ जी 13 से 17 तक ये लिटरली हस्बे तौफीक है। ये तो आई कैब ने भी रिक्वायर नहीं की हुई है पढ़ने के लिए, तो ये कॉन्सेप्ट के लिए है। अगर किसी के पास बहुत टाइम हो, होता है 1-2 पेपर ही हो किसी के, या वैसे पढ़ने का शौक हो, तो 13 से 17 हस्बे शौकीन लोगों के लिए बस। चलें अब आगे चलते हैं। अब आगे ओवर टाइम है तो करना क्या है। अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम, तो फिर रेवेन्यू कब बनना चाहिए? ओवर टाइम। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल में हमने किसी कस्टमर को बिल्डिंग बना के देनी है, और इस काम के लिए टोटल प्राइस 300 मिलियन तय हुई है। तो 3 साल में हमने ये काम करना है और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम है। अच्छा, ओवर टाइम है या एट अ पॉइंट इन टाइम है, इसमें उलझाना आपके स्कोप में नहीं है, यानी ये आपके लिए इतना सेंसिटिव मसला नहीं है। आपको इसकी कैलकुलेशन पे ज़्यादा टेस्टिंग होगी। तो रेवेन्यू कितना बनना चाहिए? ओवर 3 इयर्स। अब वो ओवर 3 इयर्स कैसे होगा? 3 साल पे बांटेंगे? नहीं, देखना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कैसे होती है, किस पैटर्न से सेटिस्फाई होती है। जिस तरह डेप्रिसिएशन मेथड होते हैं, बुजुर्गों के बनाए हुए फार्मूले हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड है, आर्स मेथड है, ये सब फार्मूले बन गए, लेकिन इनमें से कौन सा मेथड यूज करना है इसका फैसला कैसे होता है? यानी क्वेश्चन तो बताता है बेनिफिट पैटर्न। ये मैनेजमेंट ने सोचना होता है कि बेनिफिट पैटर्न क्या होगा, तो वो मेथड लिया जाता है जो इस बेनिफिट पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी तरह IFRS 15 ने मिसालों के तौर पे कुछ मेथड्स बता दिए। ये मैनेजमेंट ने फैसला करना है कि इनमें से कौन सा मेथड लेना है। किस चीज का मेथड? प्रोग्रेस परसेंटेज कैलकुलेट करने का मेथड। मैं आपको 2 स्टेप में बात बता रहा हूं। पहले बता रहा हूं कि अगर प्रोग्रेस परसेंटेज दी हुई है तो रेवेन्यू कैसे बनाना है। दूसरी बात, प्रोग्रेस परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़े तो कैसे कैलकुलेट होनी है। ये 2 अलग अलग बातें हैं। रेवेन्यू हमने बनाना है ओवर 3 इयर्स, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम, तो ओवर 3 इयर्स ना। कैसे? जैसे जैसे परसेंटेज प्रोग्रेस होती जा रही होगी। इसमें 2 बातें सीखने वाली हैं कि वो परसेंटेज प्रोग्रेस अगर गिवन है तो उसको इस्तेमाल करके रेवेन्यू कैसे निकालना है, और दूसरी बात सिखानी ये है कि अगर वो प्रोग्रेस परसेंटेज गिवन नहीं है तो कैलकुलेट कैसे करनी है। ठीक है, ये 2 बातें अलग अलग हैं। पहले मैं पहली बात बताता हूं। समहाउ मैनेजमेंट ने कैलकुलेट कर लिया कि जब पहला साल खत्म हुआ था तो प्रोग्रेस 25% हो चुकी थी, यानी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 25% सेटिस्फाई हो चुकी थी। जब दूसरा साल गुजरा तो ये 80% हो गई थी। अच्छा, 80 और 25 तो ये तो 100 से ऊपर निकल गया। ये जो प्रोग्रेस है ना, ये क्यूमुलेटिव है। क्या आपसे शुरू में कहा जी प्रोग्रेस कोर्स जी इतना हो गया, 3 महीने बाद कोर्स इतना हो गया, तो वो क्यूमुलेटिव चल रहा है ना। तो इस 80 में 25 शामिल है, तीसरे साल में 100 हो गया। तो अब फिर रेवेन्यू 3 साल का कैसे कैलकुलेट होगा? ईयर 1 में कितना होगा? 300 का 25% कितना? 75। दूसरे साल में 165 सर।
अब 165 आप कैलकुलेट कर सकते हैं का 3% माइनस 75 ऐसे भी ऐसे भी। कितना 165 या फिर 300 इंटू 80% माइनस 75 ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है, ऐसे ही करना है, वो गलत है। अच्छा वो ना कुछ क्लासेस पहले ना मैंने एक बात बोल दी थी, वो मुझे बाद में एहसास हुआ गलत बोल दी थी मैंने, वो अब ठीक करता हूँ। एक सवाल कर रहे थे जिसमें ऑन नेट कॉल्स और ऑफ नेट कॉल्स और मोबाइल सेट, उसमें ऑफ नेट कॉल्स में मैंने ये किसी स्टूडेंट के सवाल में कह दिया था कि 10,000 जो मिनट्स हमारा एस्टीमेट है, अगले महीने अगले क्वार्टर एस्टीमेट बदल गया तो हम रिमेनिंग को नए एस्टीमेट पे कर लेंगे। वो सॉरी गलती थी, रिमेनिंग को नहीं करते, ये क्यूमुलेटिव चलता है काम, ये काम ऐसे चलता है। वो रिमेनिंग वाली बात ठीक नहीं थी, ये काम क्यूमुलेटिव चलता है कि अब नए एस्टीमेट के मुताबिक टोटल कितना बनता है माइनस पहले कितना हो चुका है, वो रेवेन्यू बनता है। तो मैंने उस दिन शायद ये कह दिया था कि जितना रेवेन्यू बना लिया उसके बाद एस्टीमेट चेंज की तरह रिमेनिंग नहीं, ऐसे नहीं है। ये जो रेवेन्यू की कैलकुलेशन है ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे चलेगी। तो जो ये तरीका है ये इसीलिए गलत है, क्योंकि अगर ईयर 2 में आके प्राइस चेंज हो गई होती तो ये तरीका गलत हो जाता। तो इसलिए जिस पहले साल जितनी परसेंटेज थी वो लगी, अगले साल क्यूमुलेटिव माइनस पिछला, और तीसरे साल क्या करें 300 पूरा माइनस 60। ये है 3 साल का रेवेन्यू। IAS 18, IAS 11, IAS 18 और मेरे ख्याल में कोई 2-3 इफ्रिक थे, वो सब हटा के तो ये IFRS 15। हाँ जो एग्जांपल्स, अब जैसे आपको जो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स की फाइल दी है मैंने उसमें ऑलरेडी ज़्यादा डाली हैं, यानी ICAP की एक लिस्ट है कि ये एग्जांपल्स हमने टेस्ट नहीं करनी है, मैंने उनमें से भी कुछ डाली हुई है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब वो जो इतनी सारी हैं जो कैफ में नहीं है वो सारी CFAB में है। लाइसेंसिंग एक बहुत मुश्किल चीज़ है इसमें, वो CFAB में है और बढ़ जाएगा लेवल। ये नोटेड। चलें और लिखें सवाल। यार जवानी अपनी जगह, लेकिन अब ठंड लग रही है नहीं मैं इसको कह देता हूँ। अच्छा सवाल ये लिखें, इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस $500 मिलियन, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 years, वालेकुम सलाम। यार वो कोट ला ही दो। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या बताया 3 साल। प्रोग्रेस स्टेज, अब प्रोग्रेस स्टेज 3 बताऊंगा। ईयर 1 एंड पे 30%, ईयर 2 एंड पे 70% और ईयर 3 एंड पे 100%। एस्टीमेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस was revised to जी 540 million at end of year 2, 540 million at end of year 2
and 560 million at end of year 3. ये चेंज क्यों हो गया भाई? है ना, नहीं मॉडिफिकेशन तो नहीं पढ़ाई आपको भी, वो कल पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। मॉडिफिकेशन नहीं पढ़ाई अभी। आपके पढ़े हुए में से है जवाब इसका, वेरिएबल कंसिडरेशन। वेरिएबल कंसिडरेशन, शुरू में सोचा था बोनस इतना मिलेगा, कुछ अरसे बाद बोनस की एस्टीमेट चेंज हो गया, फिर और से बाद बोनस का एस्टीमेट और चेंज हो गया, तो इसलिए ये अमाउंट चेंज हो गई। रिक्वायर्ड है आपसे ईयर 1 का, 2 का, 3 का रेवेन्यू बता दें। रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होगा 1 में, 2 में और 3 में? हाँ जी, ईयर 1 का 500 पे 30%, 150। ईयर 2 में 540 पे 70 माइनस 150, और ईयर 3 में 560 माइनस 182। तो ये तरीका इसलिए गलत है कि एस्टीमेट रिवाइज हो के तो उसमें कवर नहीं हो पाएगा। यस सर। ये हो गया कि प्रोग्रेस को अप्लाई कैसे करना। अब रही बात कि प्रोग्रेस निकालनी कैसे। जिस तरह डेप्रिसिएशन के मुख्तलिफ मेथड होते हैं, तो इस प्रोग्रेस को कैलकुलेट करने के भी मुख्तलिफ मेथड्स हैं। कुछ इनपुट मेथड्स हैं, कुछ आउटपुट मेथड्स हैं। आउटपुट मेथड वो होंगे जो कस्टमर को भी नज़र आ रहे होंगे, इनपुट मेथड होंगे जिनका कस्टमर को नहीं पता होगा। जैसे एक मेथड ये है कि अगर कस्टमर को हमने, जैसे वो मिनट्स वाला जो मैंने ऑफ नेट कॉल्स की बात की थी, हमने कस्टमर को 10,000 मिनट्स देने हैं अगर, और वो पहले क्वार्टर में 2700 मिनट्स यूज़ कर चुका, तो वो कितने % हम काम कर चुके? 27%। कैलकुलेटर तो कैसे किया कैलकुलेट ये? नहीं मतलब 27 नहीं, क्या जितने टोटल यूनिट्स देने थे कितने यूनिट्स दे चुके, जितने यूनिट्स दे चुके डिवाइडेड बाय जितने यूनिट्स टोटल देने थे। ये एक आउटपुट मेथड है कि कस्टमर को पता है कितने यूनिट्स हैं। अच्छा, इसी तरह से हमने क्लासेस का कोर्स अगर 120 आवर्स में पढ़ाना था और 90 आवर्स हो गए, तो कितने % प्रोग्रेस है? 90 डिवाइड बाय 120। वैसे कैलकुलेट ना करें, 90 डिवाइड, यानी जो टोटल करना है ये डिनोमिनेटर और ऊपर जो कर चुके हैं। तो प्रोग्रेस परसेंटेज कैलकुलेट करने का जो मर्जी मेथड हो, फार्मूला एक ही है।
जिसको भी बेस रखना है, अगर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड को बेस रखना है तो कॉन्ट्रैक्ट में जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और जितने यूनिट्स अब तक प्रोड्यूस कर चुके। अगर आर्स को बेस रखना है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट में जितने आर्स लगेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर जितने आर्स हो चुके हैं। अब इनमें अमाउंट रखी जा सकती है कि जितना टोटल खर्चा करना है, जितना खर्चा हो चुका है, जितनी टोटल प्राइस होनी है और जितनी प्राइस का अभी तक बिल कर चुके, जितने टोटल यूनिट्स रिपेयर करने हैं, जितने यूनिट्स रिपेयर कर चुके, जितने टोटल मशीन आवर्स लगने हैं, जितने मशीन आवर्स अब तक लग चुके। तो इनके लिए बेसिस कोई भी हो सकती है, फार्मूला यही है। पेज 5 बड़े से जो डब्बा बना है उसके नीचे लिखी हुई अंग्रेजी पढ़ लें। पेज के लास्ट सेंटेंस के अलावा पेज 5 पे जो बॉक्स है इसके नीचे जो अंग्रेजी लिखी है ये पढ़ लें आखिरी सेंटेंस के अलावा। हाँ, हम ये प्रोग्रेस किसी भी बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है हम कहें कि जितना खर्चा टोटल हमने इस पे करना था, जितना हो चुका। अब ये कितना खर्चा करना था, कितना हो चुका है, ये क्लाइंट को नहीं पता। इसको इनपुट मेथड कहते हैं। जितने लेबर आवर्स हमने लेना था लेबर से काम और जितना अब तक ले चुके हैं, ये भी इनपुट मेथड है। अच्छा, तो फिर कौन सा मेथड लगाया जाए? जो प्रोग्रेस को बेस्ट मेजर कर रहा हो, ये नीचे लिखा हुआ अंग्रेजी में। हाँ जी, अच्छा, लास्ट लाइन का मतलब ये है कि अगर काम अभी शुरू है और हम नहीं निकाल पा रहे कि कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है, तो इसका तरीका ये है कि जितनी कॉस्ट इनकर हुई है उतनी ही अमाउंट के बराबर रेवेन्यू भी रिकॉर्ड कर लें। जो कल वाला सवाल करते हुए अकाउंटेंट ने भी एक हरकत की थी कि गाड़ी जितनी कॉस्ट थी 35 लाख, उतनी ही रेवेन्यू की भी एंट्री कर ली थी। ये लास्ट लाइन का मतलब है। नहीं, कॉस्ट की अमाउंट की, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं प्रॉफिट कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। और ये सारी अंग्रेजी भी आपको याद रखनी है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अगर सेटिस्फाई ओवर टाइम आने हो तो डिस्कस करें कि इसको कैसे रेवेन्यू बनाना है। तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है इस पेज का, इस टेबल के नीचे जो कुछ है ये भी याद करना। यानी इस पेज 5 में से इस बड़े बॉक्स के अलावा बाकी सब याद करना है। स्टैंडर्ड में लिखा तो हुआ है, लेकिन ये बहुत फैला के लिखा होता है। अगर आप साथ साथ पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ ये सब मिल रहा है स्टैंडर्ड में, फिर ही फायदा है। अगर स्टैंडर्ड पेपर में अचानक खोलना है तो फिर ये सब, ये IFRS 15 पढ़ा है आपने? पढ़ा IFRS 15 पढ़ा? अच्छा, वाह यार। उसमें कुछ पैराग्राफ स्किप करके फिर दूसरी बार लिखी थी सर, लेकिन उसके शुरू के अंदर कंटेंट्स लिखे होते हैं ना, तो उसके कंटेंट से नहीं, इतना नहीं पता चलेगा उससे। वो स्टैंडर्ड में बहुत फैली बातें लिखी होती हैं जो आपके लिए मैं नोट्स में समेटता हूँ। तो अगर पढ़ा होगा तो पेपर में काम आएगा, नहीं पढ़ा होगा तो पेपर में काम नहीं आएगा। चलिए ठीक है। अच्छा, क्या फायदा हुआ स्टैंडर्ड पढ़ने? मैं तो सारे टेस्ट स्टैंडर्ड के देते थे। नहीं, फायदा क्या हुआ? काफी फायदा होता है सर। एक तो जब आप कोई MCQ कर रहे होते हो ना, तो जो आपको कंफर्म हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जब स्पेशली वो जो IAS 37 वाली प्रोग्राम्स वाले थे और एक सर IAS 10 वाला था, उसके अंदर भी जो चीजें आप एक कॉन्सेप्चुअली क्या फायदा होता?
कंसेप्चुअली तो आ जाती है समझ, यही लिखा होता है जो आपने आप अपने नोट्स में चीज़ें होती हैं उन्होंने फैला के लिखी होती हैं और आपने उसका एक उसको समेट के कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैंने ओरिजिनल स्टैंडर्ड भी पढ़ लिया। यही फ़ायदे, वैसे तो खैर ये शुरू की बात थी, अब तो टाइम ही नहीं है, लेकिन असल में स्टैंडर्ड के यही फ़ायदे हैं कि एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ओरिजिनल स्टैंडर्ड से पढ़ लिया है, और दूसरा जो छोटी छोटी चीज़ें एमसीक्यूज़ में काम आ सकती हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। नहीं, अगले फ्यूचर के लिए नहीं है, ये है FR2 के पेपर के लिए फ़ायदा, तो इसलिए फ़ायदा होता है। लेकिन अब अगर कुछ सोचे कि चलो मैं अब स्टैंडर्ड पढ़ता हूँ, अब नहीं, अब टाइम नहीं है, ये शुरू में ही टाइम फ़ायदा था। खोल के देख ले क्या चीजें कहाँ पे पता ही नहीं कौन सी बुक खोलनी है। अब जैसे वो एक दफ़ा मुझसे गलती हुई, मैंने ना ये क्लास में बताया नहीं था कि पार्ट ए है पढ़ने वाला। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर, पुरानी बात है, 2017-18 की बात होगी, कि वो मैंने पढ़ा, उसमें तो बड़े अजीब अजीब वो लोगों के नाम लिखे हुए हैं और किसने क्या किया। तो जब मैंने उसकी बात पे गौर किया तो वो तो पार्ट बी और पार्ट सी पढ़ता रहा है, तो वो मुझे बताना भूल गया था कि पार्ट ए पढ़ना है। तो पता तो हो स्टैंडर्ड में पढ़ना क्या है, तो साथ साथ पढ़ा होगा तो फिर ही पता चलेगा। उस वक्त पेपर में खोल के नहीं अचानक पता चल जाएगा क्या कहाँ लिखा। अच्छा जी, पेज 5 डन। पेज 6 के टॉप पे आए, पेज 6। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स। प्रोग्रेस मेजरमेंट और प्रोग्रेस का इस्तेमाल डन। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स, ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हैं इनको मैं 2-3 हिस्सों में बांट रहा हूँ, फिर वहाँ से पढ़ाऊँगा। बिजनेस के जो खर्चे होंगे, है जी, हाँ, कुछ हैं प्री अवार्ड, या इसको मैं प्री अवार्ड की बजाय ये कह लेता हूँ कि प्री कमेंसमेंट, चलें ऐसे कह लेते हैं, और एक पोस्ट कमेंसमेंट है। कमेंसमेंट यानी काम शुरू कर देना। वो खर्चे जो काम शुरू, कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने से पहले हो रहे हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने के बाद हो रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने से पहले हो रहे हैं उनको फिर 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। एक है जो, अच्छा सबने कॉस्ट पढ़ी हुई है या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं, मतलब बगैर कॉस्ट वाला तो कोई नहीं है, ठीक है। नहीं, मुझे उम्मीद है ऑनलाइन में भी नहीं कोई बगैर कॉस्ट वाला होगा। कुछ खर्चे होंगे जो इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से देखेंगे तो इररेलेवेंट होंगे, और कुछ होंगे जो रेलेवेंट होंगे। यानी वो खर्चा जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता या ना मिलता वो इन एनी केस होना था, और वो खर्चा जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो होगा, नहीं मिलता तो ना होता। जैसे अगर हमने कस्टमर के साथ निगोशिएशन करने जाना है, उस निगोशिएशन में फिर तय होना है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो उस जाने का जो ट्रैवल खर्चा है, हम अभी कस्टमर से निगोशिएट करने जा रहे हैं, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला हमें, जा हम कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही रहे हैं, लेकिन अभी डिस्कशन होनी है, अभी एग्री होगा फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। हो सकता है झगड़ा हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो वो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो इररेलेवेंट है। लेकिन जो हमने अपने एजेंट को कमीशन देना है या कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद जो पार्टी करानी है, वो है कि कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो खर्चा होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। तो ने 2 अलग हिस्सों में बांट दिया, और इसको भी मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। वो खर्चा जो किसी और IS में फॉल कर जाएगा,
अच्छा, पोस्ट कमिटमेंट से मुराद ये है कि जो इसी काम को पूरा करने के लिए होगा, अब जो भी खर्चा कर रहे होंगे तो इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हो रहा होगा। वो खर्चा जो किसी और आईएस में फॉल कर रहा है, जैसे हमें इस बिल्डिंग को बनाने के लिए क्रेन खरीदनी पड़ेगी, तो वो क्रेन तो फिर पीपी है। हमें इसी के लिए कोई और बिल्डोजर वगैरह खरीदना पड़ेगा, वो तो फिर आईएस 16 है। हमें और कोई चीजें कंज्यूमेबल आइटम खरीदनी पड़ेंगी, लेकिन जब तक वो स्टोर में पड़ी होंगी तो वो तो आईएस 2 है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ही खर्चे हैं और किसी और आईएस में भी नहीं जा रहे, जैसे जो इस बिल्डिंग पे सीमेंट लगेगा, मजदूरों की वेजेस होंगी, वो सारा इधर है जो लग रहा है लग गया, जो पड़ा रह जाएगा वो यहां ले जाएंगे ना, ये फॉरेन एक्सपेंस बन जाएगा। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट एसेट के नाम से, कॉन्ट्रैक्ट एसेट के नाम से एक एसेट क्रिएट होगा, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट भी इस्तेमाल हो रहा होता है। जी देखें, पोस्ट कमिटमेंट में उसको कह रहा हूं जो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जरूरी खर्चा है, जो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में खर्चा करना होगा। उनमें से वो जो किसी और आईएस में चले जाएंगे, प्लांट खरीद लेंगे, और वो जो नहीं किसी और आईएस में नहीं जाएंगे, इसी के लिए हो रहा होगा, मटेरियल, लेबर वगैरह, लेबर, ओवरहेड्स। इंसान का बच्चा रो रहा है कि बिल्ली का बच्चा रो रहा है? इंसान का देखें, इंसान जो खर्चा इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट का मतलब है कि जैसे मैंने मिसाल दी है कि ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल करना, क्लाइंट तक जाना, एडवर्टाइज करना, वो फॉरेन एक्सपेंस बन जाएगा। जो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, चाहे वो एजेंट को कमीशन देना हो, चाहे वो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स हो बिल्डिंग बनाने के लिए, ये सब मिला के कॉन्ट्रैक्ट एसेट के नाम से एक एसेट है, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट भी इस्तेमाल होता है, और ये अलहदा पीपीई वगैरह है। इसको कॉस्ट ऑफ सेल कब बनाएंगे? जी जी जी, जब इनका रेवेन्यू, जिस पैटर्न से रेवेन्यू बन रहा होगा, उसी पैटर्न से ये खर्चा कॉस्ट ऑफ सेल बन रहा होगा। ये फॉरेन एक्सपेंस, ये अपने रेलेवेंट आईएस में जाएंगे। अच्छा, प्लांट खरीद लिया तो प्लांट तो यहां जाएगा, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन यहां आएगी। तो जो प्लांट चला गया आईएस 16 में, उसकी डेप्रिसिएशन यहां आएगी, और ये दोनों मिला के ये सब कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस के अकाउंट में डलेगा। और जिस पैटर्न से जब रेवेन्यू बनेगा, तब इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल बनेगी। ये पेज 6 के टॉप पे जो टेबल है, ये सारा पढ़ लें। आईएस खत्म या क्लास खत्म? हाँ, क्लास खत्म। नहीं, एक तो इसका सवाल कराना और मॉडिफिकेशन करानी है, वो कल इंशाल्लाह। ये पेज 6 पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स वाली सारी हेडिंग बता दी मैंने आपको। इसका कल सवाल और कराता हूँ इंशाल्लाह, और मॉडिफिकेशन कराता हूँ। और कल, अच्छा आप तो 10:30 आ ही नहीं सकते। चलिए, आपने तो पढ़ा ही हुआ है। मैंने कोई क्लास नहीं, मैंने, चलें आप जिस टाइम आती है उस टाइम तो आए ना। मैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कल इसको पूरा ख़त्म कर लूँ, ये ना अगले वीक पे ना जाए, क्योंकि इसका सवाल कराना है और मॉडिफिकेशन। नहीं, आप क्लास में आ जाना जब भी आओ, लेकिन चलो कल सुबह क्लास में बताते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।